हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक और बहुत बढ़िया वीडियो पे, जो कि एक और ब्लॉकचेन नेटवर्क के बारे में हम बताने वाले हैं। बट उससे पहले हम कुछ थोड़ा अपने काम के बारे में आप सबको बताना चाहेंगे। बेसिकली हम यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, प्लस उसके अलावा हम ब्लॉग्स भी लिखते हैं। तो कल ही हम अपना फायर चेन का एक ब्लॉग लिखे थे ब्लॉगर पे, तो ये देख लो। इसके ये सब लिंक्स जो है वो सब हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो ये फायर चेन पे कल लिखा था, और फिर आज एल्गोरैंड की वर्किंग के बारे में लिखा है। ओके। साथ में हैश नोट पे भी 3 ब्लॉग्स मेरे पब्लिश हो चुके हैं, फायर चेन, एवेलांच और हेड्रा के बारे में। फायर चेन और हेड्रा के बारे में तो वर्किंग बताया है, बट एवेलांच की वर्किंग नहीं, उसका सिर्फ प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है। बेसिकली वर्किंग से मेरा मतलब कॉन्सेंसस जो होता है, तो उसके बारे में अभी नहीं लिखा है। वो इसके नेक्स्ट वाले, ये जो सीरीज में, इसमें जो दूसरा वाला मेरा ब्लॉग आएगा उसमें हम बताएंगे। तो अभी सिर्फ प्लेटफॉर्म के बारे में है, तो भाई तुम जाके पढ़ सकते हो आराम से और नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ एक वीडियो अभी तक, ये दूसरा वीडियो होने जा रहा है। पहला वाला पोल्का डॉट के बारे में था, आज दूसरा होने वाला है। तो भाई तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला रहा है। आई डोंट गेस कि इतने अच्छे अच्छे अलग अलग ब्लॉकचेन्स के बारे में सरल भाषा में, हिंदी में, वीडियोस तो हिंदी में है, ब्लॉग्स इंग्लिश में है, उतने सरल तरीके से समझाने वाले बहुत कम लोग होंगे। तो भाई तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाने वाला है। आगे भी बहुत तगड़ा तगड़ा डीफाई वगैरह पे भी कंटेंट आने वाला है। तो सब जगह फॉलो कर लो, सब्सक्राइब वगैरह कर लो, शेयर वगैरह कर देना जिन लोगों को जरूरत हो ब्लॉकचेन के बारे में जानने की, ताकि तुम अपडेटेड रह सको। बेल आइकन वगैरह दबा देना, ठीक है। तो अब आते हैं आज के मुद्दे पे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई आज जिसके बारे में हम ब्लॉग लिखे हैं, एल्गोरैंड, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने भी वाले हैं वीडियो में। ठीक है, तो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई एल्गोरैंड की वर्किंग को आज डीमिस्टिफाई करेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है सारा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। तो भाई 2017 में एल्गोरैंड ब्लॉकचेन बना था। अब बात को बढ़िया से समझो, कहानी कैसे स्टार्ट होती है। 2017 में बिटकॉइन, इथीरियम, दो बड़े चेन्स थे। बिटकॉइन तुमको पता है ट्रांजैक्शंस के लिए, और इथीरियम तुम्हारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। लेकिन गड़बड़ी ये थी कि दोनों के दोनों प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहे थे। अरे इथीरियम तो प्रूफ स्टेक पे आया है पिछले साल ना, तब तो भाई प्रूफ ऑफ वर्क पे था ना। तो भाई तुम समझ सकते हो कि दोनों बड़े चेन्स कितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। और उनके अलावा कोई ऐसा बड़ा चेन था नहीं जो कि ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी हो या पॉपुलर हो, या लोग उसको यूज कर पाए ट्रस्ट करके, कि हाँ भाई ये बढ़िया ब्लॉकचेन नेटवर्क है, इस पे हम लोग अपना फ्यूचर देख सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज कोशिश कर रही थी कि कुछ अच्छा ब्लॉकचेन निकाले। तो बेसिकली तब तक ये कॉन्सेप्ट भी आ गया था ब्लॉकचेन ट्रायलेमा का, जिसमें स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, ये तीनों साथ में मैनेज कोई भी एक चेन नहीं कर पा रहा था। ना बिटकॉइन, ना इथेरियम, ना और कोई कॉइन, जो भी नेटवर्क था तब तक कोई भी नहीं कर पा रहा था। तो भाई ये प्रॉब्लम सामने आ चुकी थी। तो उसी समय अलग अलग कंपनीज, लोग, अ, जो भी स्टार्टअप्स वगैरह थे, सब लोगों ने कुछ ना कुछ दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया था कि एक बढ़िया सा ब्लॉकचेन खोजा जाए, जो कि एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हो ये तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसी समय में सोलाना वगैरह भी अपना आया था। ठीक उसी समय ये एल्गोरैंड भी आया। तो इसे फाउंड किया था सिल्वियो मिकैली ने। तो भाई ये बहुत बड़े इंसान है। भाई ये एमआईटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, प्लस ये ट्यूरिंग अवार्ड भी जीत चुके हैं। उसके अलावा भाई ये काफी समय से, आई गेस 20 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं इन्हें क्रिप्टोग्राफी पे रिसर्च करते हुए। तो भाई काफी काफी तगड़े दिमाग वाले आदमी, काफी नॉलेजेबल पर्सन है। इसलिए इतना बढ़िया सॉल्यूशन भी ये ला पाए उस समय 2017 में। तुम अभी 2022-2023 के हिसाब से अगर कंपेयर करोगे इथीरियम से, तो भाई हो सकता है तुम्हें इक्विवेलेंट जैसा लगे, बट स्टिल एल्गोरैंड इज अ गुड सॉल्यूशन, आई पर्सनली फील। बट जब 2017 में बात हुई थी तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अपने प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक और बाइजेंटाइन एग्रीमेंट जैसे कॉन्सेंसस मैकेनिज्म को यूज करने के कारण, जो कि रेवोल्यूशनरी था उस समय प्रूफ ऑफ वर्क के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब इसके बारे में आगे और जानते हैं। बट जानने से पहले जो भी इसकी वर्किंग है, कॉन्सेंसस है, क्या कैसे होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसके बारे में अगर तुम जान लोगे तो तुम्हें चीजें बेटर समझ में आएंगी। ठीक है,
तो सबसे पहले होता है वेरीफाइबल रैंडम फंक्शन। अब ध्यान से सुनना और समझना। आखिर के दो वर्ड्स रैंडम फंक्शन तुम्हें क्या डिनोट कर रहे हैं कि भाई एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? कुछ इनपुट लेता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। रैंडम फंक्शन से तुम क्या समझ रहे होगे कि भाई रैंडम आउटपुट देता है ये। ठीक है, देखा भी है हमने काफी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब पहला वर्ड वेरीफाइबल, इससे तुम साफ साफ समझ रहे हो कि कोई तरीका होगा जिससे हम वेरीफाई चेक कर सके। तो भाई ठीक ही समझ रहे हो। तो अब इसके बारे में ढंग से समझते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी तुमने बहुत सब जगह देखा होगा, रैंडम फंक्शन होता ही है। कुछ भी रैंडम नंबर प्रोड्यूस करने के लिए तुमने यूज भी किया होगा। लेकिन जब तुम बहुत अंदर घुसोगे उनके वर्किंग मैकेनिज्म में, तो तुम ये बात को समझ पाओगे कि वो ट्रूली रैंडम नहीं है, 100% रैंडम नहीं है। उनकी मैकेनिज्म कुछ प्री डिफाइंड होती है। कुछ स्टार्टिंग पॉइंट उनका फिक्स्ड होता है, कुछ पैटर्न फिक्स्ड होता है। तो अगर कोई हैकर को ये बात का पता चल जाता है, जो कि बहुत आराम से पता चल सकता है, तो वो जो भी रैंडम फंक्शन का आउटपुट है उसको मैनिपुलेट कर सकता है टाइम वगैरह के हिसाब से, अपना मशीन के कंप्यूटिंग पावर के हिसाब से अपना। तो भाई ब्लॉकचेन में तो बात भाई रैंडम फंक्शन की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि तुम्हें कभी भी ये नहीं चाहिए कि कोई भी बंदा प्रेडिक्ट कर पाए कि भाई वो कंट्रोल कर सकता है किस मोमेंट पे नेटवर्क को। कंप्लीटली रैंडम होना चाहिए। किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि किसके पास पावर या किसके पास वैलिडेटर वगैरह का ऑथेंटिकेशन, मतलब उसे ये कंट्रोल मिलेगा किस समय पे। तो भाई ये रैंडम रहेगा तभी चीजें सही चलेंगी, नहीं तो भाई कुछ लोग ही कंट्रोल कर लेंगे पूरे नेटवर्क को। तो भाई जब लोगों ने देखा कि नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रैंडम फंक्शन तो सही सही काम नहीं कर सकते हैं कंप्लीट रैंडमनेस के लिए, हैकर्स आराम से उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये जरूरत हुई कि एक ऐसा रैंडम फंक्शन बनाया जाए जो कि कम्प्लीटली रैंडम। तो तभी ये कॉन्सेप्ट आया वेरीफाइबल रैंडम फंक्शन का। तो भाई ये कुछ इनपुट लेता है और सीक्रेट की आप समझ रहे होंगे, जो कि वही प्राइवेट की होता है, जो कि हर अकाउंट के साथ अपना एक प्राइवेट की और पब्लिक की एसोसिएटेड होता है। तो प्राइवेट की ही आपको वो पावर देता है कि आप डेटा राइट कर सके ब्लॉकचेन पे अपने अकाउंट को यूज करके। तो भाई यही सीक्रेट की और कुछ इनपुट्स होते हैं। जब वो आप पास करेंगे वीआरएफ में, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो कुछ स्यूडो रैंडम आउटपुट देगा। अब ये डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट होता है। डिटर्मिनिस्टिक आपने हैशिंग में सुना होगा कि जब जब भी आप हैशिंग फंक्शन में सेम इनपुट दीजिएगा आपका आउटपुट सेम आएगा। उसी तरह इसमें भी होता है, आपका जब जब इनपुट और सीक्रेट की सेम रहेगा, आउटपुट आपका वीआरएफ का सेम रहने वाला है। और ये ट्रूली रैंडम होता है, कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, 100% रैंडम और सेफ होता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग अ रैंडम आउटपुट, ये एक प्रूफ भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसे बाकी लोग उस प्रूफ को लेके वेरीफाई कर सकते हैं कि सच में वीआरएफ फंक्शन में जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो रैंडम ही है। वो पहले से डिटरमाइंड नहीं था, पहले से प्रिडिक्टेड नहीं था, किसी ने मैनिपुलेट या छेड़खानी नहीं की थी उससे। तो वीआरएफ का ये फंक्शन होता है, ये काम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पार्टिसिपेशन कीज पे। तो भाई जैसा कि मैंने कहा कि आपको हमेशा अपने प्राइवेट कीज या सीक्रेट कीज की जरूरत होती है ब्लॉकचेन पे डेटा राइट करने के लिए अपने अकाउंट के थ्रू। ठीक है, अब फंड्स भी अगर आपको भेजने हैं किसी दूसरे अकाउंट में, तो आपको अपनी प्राइवेट कीज का यूज करना पड़ेगा। और कुछ डेटा लिखना है या वैलिडेशन में पार्ट लेना है या कुछ भी एक्टिविटी आपको करनी है, तो आपका सीक्रेट की यूज होगा ही होगा। तो एल्गोराइड यहाँ पे क्या करता है, थोड़ी सी सेफ्टी ऐड कर देता है। वो कहता है कि भैया आप जिस ये प्राइवेट कीज से या सीक्रेट कीज से अपने फंड्स स्पेंड करते हैं, फंड्स यहाँ पे एल्गो होगा या कोई और फंड्स भी हो सकता है, एल्गो नेटिव टोकन होता है एल्गोरैंड का। तो जिससे आप ये स्पेंड करते हैं वो आप अपने पास रखिए। आप जब नेटवर्क में या कंसेंसस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ भी काम के लिए, वोटिंग हो, वैलिडेशन हो, ब्लॉक्स प्रपोज करना हो, किसी भी काम के लिए, तो भाई आपको दूसरी की कुछ अल्टरनेटिव की यूज कर लीजिए, अपनी सीक्रेट की को मत डालिए। तो उस की का नाम होता है पार्टिसिपेशन की। पार्टिसिपेशन की के अलावा कुछ टेम्पररी कीज भी बनाए जाते हैं, छोटे कीज, लाइट वेट कीज, एफएमएरएल कीज उन्हें कहते हैं, जो कि आप वोटिंग के अलग अलग राउंड्स में यूज करते हैं। जैसे एक बार एक राउंड हुआ वोटिंग का, तो उसमें आपने एफएमएरएल कीज को यूज किया, फिर वो कीज हट गए, दूसरे राउंड हुए तो फिर दूसरे कीज यूज हुए। ठीक है, पार्टिसिपेशन की तो आपका एक ही बार जो बना हुआ है।
अब जैसे जैसे आपका काम खत्म होते जाएगा, आपका जो भी वोटिंग का काम है या आपका वैलिडेशन का काम है, जैसे ही आपका काम खत्म हो जाएगा तो आपके ये कीज डिलीट कर दिए जाते हैं। और फिर एक बार जब ये डिलीट हो गया तो जो पुराने डिलीटेड कीज हैं उनका यूज करके आप पुराने ब्लॉक्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उनको हैक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है। एक बार जो फाइनलाइज हो गया ब्लॉक में, जो कि ब्लॉकचेन में, फिर आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो। तो भाई ये एक और सेफ्टी डालता है कि अगर कॉन्सेंसस में पार्टिसिपेट करने के दौरान किसी नोड की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, किसी भी तरीके से वो हैक हो जाता है, तो ठीक है, आप जो भी वोटिंग वगैरह का मैकेनिज्म है उसी में कोई पार्ट ले सकता है और कुछ गलत कर सकता है। कम से कम आपके जो फंड्स हैं अकाउंट में वो तो सेफ रहेंगे, वो कोई आपसे नहीं छीन सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी सेफ्टी हुई। तो इसी को कहते हैं एल्गोरेंड इज फॉरवर्ड सिक्योर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट प्रूफ की, अब ये एक और की होता है बेसिकली। पिछला जो की था पार्टिसिपेशन की, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे नोड्स यूज करते हैं जो हाईली एक्टिव है, पार्टिसिपेट करे कॉन्सेंसस में, बेसिकली जो वैलिडेटर नोड्स है, जो ब्लॉक्स को प्रपोज करने वाले हैं, वैलिडेट करने वाले हैं। अब भाई हर एक आदमी के लिए, हर इंसान के लिए, हर नोड के लिए पार्टिसिपेशन की जरूरी नहीं है। ठीक है, तो स्टेट प्रूफ की क्या होता है? तो भाई एक पोस्ट क्वांटम सिक्योर स्टेट प्रूफ जनरेट करता है। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि ब्लॉकचेन का जो भी स्टेट है, जो भी अवस्था है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, अब इस अकाउंट में इतने हैं, इस अकाउंट से उसमें इतने चले गए, ऐसा डेटा राइट हुआ, पहले ये था, अब ये चेंज आ गया है। तो अलग अलग क्षण पे, अलग अलग समय पे क्या स्टेट है, उसको चेक करने के लिए, अटेस्टेशन देने के लिए उसको स्टेट प्रूफ की यूज होता है। अब ये कहाँ यूज होता है? तो जहां जहां भी आपको कुछ पोर्टेबल लाइटवेट सॉल्यूशन चाहिए कि आप क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाई कर पाए कि सच में ब्लॉकचेन की स्टेट ऐसी ही है, वहां हमारे स्टेट प्रूफ की जरूरत होगी। तो भाई ये यूजफुल उन नोट्स के लिए होता है जो कि बेसिकली रेगुलर नोट्स होते हैं, जो कि वैलिडेशन में उतना नहीं घुसना है उनको, वो बस नेटवर्क में है, उन्हें बस वेरीफाई करना है चीज़ों को, उन्हें वैलिडेट नहीं करना, उन्हें नए ब्लॉक्स को प्रपोज नहीं करना है, उनके पास स्टेक्स वगैरह कुछ वैसे है नहीं, बट उन्हें पार्ट लेना है कि हाँ भी हम वेरीफाई कर पाए कि सब कुछ हाँ सही से चल रहा है, हम भी देख पाए। तो भाई उनके लिए कुछ लाइट वेट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसीलिए ये स्टेट प्रूफ की उनके लिए यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि वैलिडेटर्स और रेगुलर नोड्स दोनों के लिए यहाँ पे काफी ध्यान रखा गया है अल्गोरैंड की वर्किंग में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग एंड कॉन्सेंसस पे। तो भाई फिर से आते हैं स्टोरी पे, वापस आते हैं 2017 में। इथीरियम, बिटकॉइन दोनों प्रूफ ऑफ वर्क पे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एल्गोरैंड आता है मार्केट में, वो बोलता है कि भाई क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम में भाई हर एक नोड बैठ के वैलिडेट कर रहे थे ट्रांजैक्शन को कि वो सही है नहीं है, ये चेक करने के लिए, इसीलिए काफी ज्यादा समय लगता है। अम, ये ट्रांजैक्शन पर सेकंड का जो रेट है वो काफी कम है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान यूज नहीं कर सकता है उन्हें। भाई उतना फाइनलिटी का टाइम लगता है, बिटकॉइन में भाई 1 घंटा तुम्हें इंतजार करना है। तो रोजमर्रा के पेमेंट में हम नहीं यूज कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। तो हम एक अलग तरीके का सॉल्यूशन लाए हैं। हम कहते हैं कि वैलिडेटर जो है, आप एक कमेटी सेलेक्ट करिए जिसमें मिनिमम 10,000 लोग रहेंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग की नेटवर्क की क्या जरूरत है। लेकिन हर एक नोड, पूरे नेटवर्क में हर एक नोड को कोई जरूरत नहीं है कि वो वैलिडेट और प्रपोज करे ब्लॉक्स को। हर नोड को इसमें हैवी कंपटीशन में घुसने की जरूरत नहीं है। एक कमेटी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे मिनिमम 10,000 लोगों की, या उससे ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग। उस कमेटी का काम हो कि वो वैलिडेट करे, प्रपोज करे ब्लॉक्स को, और वही काम करेगा। तब भाई इस पे तुम सवाल पूछोगे कि कौन ये वैलिडेट करेगा? मतलब 10,000 लोग ही होंगे या उससे ज्यादा भी होंगे, तो पूरे नेटवर्क में उतने सारे लोगों में से वो कौन लोग होने जा रहे हैं? उन्हें कैसे और कौन सेलेक्ट करेगा? कौन नोट सेलेक्ट करेंगे? मतलब ये मैकेनिज्म कैसे है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे किसी ने कह दिया कि ये काम कर जाएगा? ठीक है, तो भाई इस पे कहा एल्गोरेंड ने, तो भाई हर कम्युनिटी मेंबर, हर जो कमेटी मेंबर है या नोड जो है पहले ही, वो अपने आप के लिए वोट करेगा। ठीक है, सही बात भी है भाई, हम किसी दूसरे पर ठीक है हम विश्वास ना करें,
इन खुद पे तो विश्वास कर ही सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तो हम अपने लिए वोट कर देंगे कि भाई हम अपनी इच्छा जता रहे हैं कि हम उस कम्युनिटी में आए जो कि वैलिडेट करें। लेकिन तुम अभी भी हो सकता है कन्विंस ना हो कि भाई इलेक्शन एक्चुअली कैसे होता है और सिक्योरिटी कैसे इसमें रखेंगे। तो भाई तुम्हारा भाई बोले है कि भाई रुक जाओ, जरा सबर कर लो, समझा रहे हैं आराम से। तो बैठे रहो आराम से, देखते रहो बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले आते हैं कि दो तरह के नोड्स होते हैं, जैसा कि हम कहते भी आ रहे हैं। एक वैलिडेटर नोड हो गया भाई, इसका काम होता है कि जो भी ब्लॉक्स हैं उन्हें प्रपोज करना, नए नए ब्लॉक्स को प्रपोज करना, उनमें जो ट्रांजैक्शन है उनको वैलिडेट करना। ठीक है। अब ये जो होते हैं रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं। वीआरएफ जो फंक्शन था उसका यूज करके तुम्हारा एक पूल बना हुआ है, समझ लो एक तालाब जैसा बना हुआ है। उसमें हर अकाउंट जो कि हर नोड का होगा, उसका कुछ कुछ स्टेक है, यानी कि उसमें कुछ कुछ बैलेंस है। ठीक है। अब उसमें से उठाया जाता है रैंडमली, वीआरएफ फंक्शन वो काम करता है, रैंडमली उठाता है उसमें से अकाउंट्स को। अब वैलिडेटर बनने के लिए मिनिमम एक एल्गो आपके अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है। अब जो वैलिडेटर नोड्स होते हैं उनको इंसेंटिव्स भी मिलता है सही सही ऑनेस्टली काम करने के लिए, रिवॉर्ड्स, ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। प्लस ये जो स्टेक्ड वाली चीज है कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक वाली जो चीज इसमें आ रही है, वो इसलिए किया जाता है ताकि ऐसा नहीं हो कि एक आदमी बहुत सारे अकाउंट्स बना ले और फिर वो अकाउंट से वो नंबर ऑफ पर्सन्स को या मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स को डिटरमाइन करने लगे। भाई एक आदमी बहुत सारे अकाउंट्स बना सकता है, लेकिन हर में वो अ, क्या कहते हैं, ये एल्गो तो नहीं डाल सकता ना भाई। एल्गो तो उस आदमी के पास उतने ही होंगे ना, अगर उसे हर में डालना है तो उसे अपने और पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अपने मॉनेटरी रिसोर्सेज को कंज्यूम करने पड़ेंगे उसके लिए, जो कि उसके लिए दिक्कत की बात होगी। तो भाई वो क्या करेगा, उस सेंस में वो अ, कम अकाउंट्स रखेगा, या एक रखे तो वही सही भी है कि आप एक अकाउंट रखिए, उसी में आपके एल्गोज है। हो सकता है दो तीन अकाउंट्स रख ले। अगर बहुत ज्यादा रख के आपको कंट्रोल चाहिए तो आपको हर अकाउंट में अच्छे खासे एल्गो के होल्ड्स चाहिए, इन द परसेंटेज ऑफ टोटल एल्गोज इन द नेटवर्क। ठीक है। तो भाई इसीलिए ये प्रूफ ऑफ स्टेक वाली चीज आती है। और प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक इसलिए बोला जाता है कि भाई प्रूफ ऑफ स्टेक में आप शुद्धता लाते हैं। शुद्धता कैसे लाते हैं? कंप्लीट रैंडमनेस से। भाई प्रूफ ऑफ स्टेक तो इथीरियम में भी है अभी, या और ब्लॉकचेन्स में भी है, लेकिन उसका जो भी प्रोबेबिलिटी रहती है, जो भी उसका रैंडमनेस फंक्शन रहती है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब 100% वो ट्रूली रैंडम नहीं है। कभी ना कभी वो, मतलब उसमें ऐसे वल्नरेबिलिटीज हैं कि उसे अटैक किया जा सकता है। लेकिन जब आप वीआरएफ फंक्शन का यूज करते हो तो आप पूरी शुद्धता डाल रहे हो। कहते हैं ना जैसे शुद्ध घी, तो आप एकदम शुद्धता डाल रहे हो प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में, इसलिए इसका नाम पड़ा प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है, तो आई होप वैलिडेटर नोड्स के बारे में आप समझ गए होंगे। तो अब रेगुलर नोड्स के बारे में आते हैं। तो भाई ये नेटवर्क में आपका ट्रांजैक्शंस जो होता है, जो भी ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करने का, रिले करने के लिए दूसरे नोड्स को इसके काम आते हैं। ये डायरेक्टली कॉन्सेंसस में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। इनके पास पावर नहीं होता है कि ये नए ब्लॉक्स को प्रपोज या वैलिडेट कर सके। लेकिन हाँ, जो जो बन रहे हैं उन्हें वेरीफाई जरूर कर सकते हो, उस पे इनका हक होता है कि ये वेरीफाई कर पाए यूजिंग द प्रूफ दैट वीआरएफ प्रोड्यूसेस। अब इसके लिए कोई स्टेक की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी बैलेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये आप समझ गए होंगे कि जब स्मॉल सेट ऑफ वैलिडेटर्स होगा, मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क ही जब वैलिडेट नहीं करेगा, एक सेट ऑफ कमेटी रहेगा, तो ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस तो फास्ट होंगे भाई। ये तो सही बात है, क्योंकि कम लोग, अब क्या कहते हैं, कुछ काम है उसे 10 लोग अगर चेक कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट की कॉपी को 10 लोग चेक कर रहे हैं और अगर 100 लोग चेक कर रहे हैं, तो भाई 10 लोग जब चेक करेंगे तब ना काम जल्दी हो जाएगा, एज कम्पेयर टू 100 लोग। लेकिन 10 लोग सही सही काम करें, इसकी सिक्योरिटी वीआरएफ भी देता है। आगे भी देखते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, तो भाई इसका मैकेनिज्म जो होता है वो क्रिप्टोग्राफिक सॉर्टिशन होता है, जो कहलाता है, ये जो इलेक्शन का जो होता है कि कैसे ये ब्लॉक्स प्रपोज होते हैं और कैसे कमिटी आती है, ये क्रिप्टोग्राफिक सॉर्टिशन मेथड से होता है। तो ठीक है, इलेक्टिंग वैलिडेटर्स यूजिंग वीआरएफ। अब इसमें तीन स्टेप होते हैं: ब्लॉक को प्रपोज करना,
सॉफ्ट वोटिंग करना और सर्टिफाई वोटिंग करना। भाई ब्लॉक प्रपोजल तुम्हें बात समझ में आ रही होगी कि जो नोट्स होते हैं वो पास होते हैं वीआरएफ फंक्शन के थ्रू। तुम राइट साइड में देख सकते हैं ये लॉटरी के तरह ही फंक्शन है, क्योंकि कंप्लीटली रैंडम है, ताकि ये इलेक्ट हो पाए एक नए ब्लॉक को प्रपोज करने के लिए। तो कंप्लीटली रैंडम सिलेक्शन होता है अलॉन्ग विद वेरिफिकेशन, कि भाई जब तुम सेलेक्ट होके आ गए तो बाकी नोट्स वेरीफाई भी कर सकते हैं कि तुम सच में तुम ही सेलेक्ट हुए हो और रैंडमली सेलेक्ट हुए हो। और ये पीरियड ऑफ इलेक्शन होता है वो भी रैंडम होता है, कुछ फिक्स डिटरमाइंड नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। तो सॉफ्ट वोटिंग दो स्टेप्स में बना होता है। पहले स्टेप पे आते हैं। तो भाई अब ब्लॉक्स प्रपोज हो गए, उनमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, तो भाई पहले क्या किया जाता है, थोड़ा सा फिल्टरिंग किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक ब्लॉक जो कि प्रपोज हो चुके हैं, जो कि आ चुके हैं हर एक वैलिडेटर के, आप सबको आप वोटिंग करना स्टार्ट करो, सब पे आप काम करना स्टार्ट कर दो, सबका वैलिडेशन करो। नहीं भाई, भाई सबसे पहले एक छोटी सी वोटिंग होती है वैलिडेटर्स के द्वारा, जो कि इन ट्रांजैक्शंस को फिल्टर आउट करेगी। ये फाइनल वोटिंग नहीं होती है। आप जब ये सॉफ्ट वोटिंग चल रहा था तो आप अपने वोट को चेंज भी कर सकते हैं दूसरी पार्टी के लिए, दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए, या हाँ या ना में बोलने के लिए। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि मैसेजेस जो रहते हैं ट्रांजैक्शंस के, उनके सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है वीआरएफ के प्रूफ से लेकर। अब इनमें जो है वीआरएफ का जो हैश निकाला जाता है, सबको कंपेयर किया जाता है आपस में, और जिसका हैश सबसे छोटा रहेगा, लोएस्ट हैश रहेगा, उसी को सेलेक्ट किया जाता है। साथ में वेटेज दी जाती है आपको एल्गो के स्टेक्स पे आपके अकाउंट में जो है। तो भाई इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजैक्शन में से फिल्टर आउट किया जाता है कि कौन से ट्रांजैक्शन सही हो सकते हैं, ताकि सिर्फ उन सेट ऑफ छोटे ट्रांजैक्शंस पे हम वैलिडेशन पहले करें। इस ये फिल्टरिंग होने से क्या होता है कि नेटवर्क कंजेशन जो है वो कम हो जाता है आपका। ठीक है, अब स्टेप 2 पे आते हैं। तो भाई इसमें आपकी एक नई कमेटी बनती है, सब काम वीआरएफ से हो रहा है। वो कमेटी में जरूरी है कि आपका ये एक कोरम पे आए। कोरम मतलब कि सहमति हो कि भाई हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है, नहीं है, इसे इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारा कोरम वगैरह देखा जाता है, और जो भी वोट्स होते हैं वो और दूसरे नोट्स से जो लिए नेटवर्क में होते हैं उनसे लिए जाते हैं। ये मेंबरशिप जो होती है आपकी ये कमेटी की, वो वीआरएफ से आपकी वैलिडेट की जा सकती है। बाकी नोट्स देख सकते हैं सच में वही लोग मेंबर्स बने हैं इस कमेटी के और रैंडमली तरीके से बने हैं। ठीक है, और सारा ये प्रोपोगेट करने का काम आता है पूरे नेटवर्क में कि ऐसे ऐसे काम चल रहा है। ठीक है, ये सॉफ्ट वोट तो हो गया। अब आते हैं आखिरी स्टेप पे, सर्टिफाई वोट पे। इसमें फिर से एक नई कमेटी बनती है जो कि अब स्टार्ट करती है फाइनल वोटिंग। अब इस फाइनल वोटिंग के बाद ही जो है वो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनली ब्लॉकचेन पे लगने जा रहा है। तो भाई अब इसके लिए यूज होता है बाइजेंटाइन एग्रीमेंट। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर आपको एक चीज समझाना चाहेंगे, बाइजेंटाइन बिहेवियर। तो ध्यान से सुनना और समझना, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने जा रहे हैं। तो बेसिकली बाइजेंटाइन बिहेवियर ऐसा होता है कि आप कुछ इंफॉर्मेशन, एक बंदे को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दूसरे बंदे को कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो भी अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग लोगों को देकर। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ बात हो गई। प्रैक्टिकली इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई इंसान है। ठीक है, अब उसने अपने एक दोस्त उसका है, मान लो इंसान का नाम है, अ, या नाम छोड़ो, ठीक है, नो ऑफेंसेस, नाम छोड़ दो। उसने अपने एक दोस्त को बोला कि भाई मेरे पापा ने मुझे 5 रुपए दिए हैं। ठीक है, ये 5 रुपए वाला चीज उसके दोस्त को पता चल गई। ठीक है, अब उसने एक दूसरे दोस्त को बोला कि मेरे पापा ने मुझे 4 रुपए दिए। ठीक है, तो एक दोस्त जान रहा है कि भाई उसके पापा ने उसे 5 रुपए दिए हैं, एक जान रहा है कि 4 रुपए दिए हैं। फिर वो किसी और को बोलेगा कि भाई 5 रुपए दिए हैं, फिर बोलेगा 5 रुपए दिए हैं, फिर 3-4 लोगों को बोलेगा नहीं भाई 4 रुपए दिए हैं। तो भाई इससे तुम सब, अब हो सकता है किसी को बोले भाई 6 रुपए दे दिए हैं, और सच में हो सकता है कि 5 रुपए ही उसके पापा ने उसे दिए हों, बट वो क्या कर रहा है, वो नेटवर्क में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। ऐसे लोग होते हैं जो होता कुछ है बट बोल कुछ और रहे हैं, मतलब अलग, उसको कुछ और फैक्ट बताएंगे, किसी और इंसान को कुछ और फैक्ट बताएंगे, तो ऐसा वाला काम कर रहे हैं कि असलियत कुछ और है, बट कुछ लोग को कुछ और फैक्ट बता रहे हैं, अनदर सेट ऑफ लोगों को कुछ और फैक्ट बता रहे हैं। हो सकता है कुछ सेट ऑफ लोगों को सही भी बता रहे हो।
ठीक है। तो इसे ही बाइजेंटाइन बिहेवियर कहा जाता है। भाई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर आप डायरेक्टली विश्वास कर लेते हैं उस इंसान की बातों पर, तो भाई दिक्कत अंत में आपको होने जा रही है। क्योंकि आपने तो देखा कि भाई 4 रुपए का खर्चा, तो आप उस हिसाब से काम कर दिए, या आपने उस हिसाब से अपने जो भी आपका जो भी काम करना था बाद में आपने किया, आपने अपना जो भी डिसीजन था वैसे ही लिया। जिसने 5 सुना होगा उसने अगर डायरेक्टली 5 के हिसाब से डिसीजन ले लिया तो ठीक है, 6 वाले ने 6 के हिसाब से लिया होगा। लेकिन गड़बड़ ये है कि असली फैक्ट तो 5 था। जब आप 4 और 6 के हिसाब से करेंगे तो गड़बड़ ज़रूर होगी। भाई ये पूरी तरह झोल होता है, ठीक है? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन यही होता है कि जब आपको पता चले उस इंसान के द्वारा कि उसने अपने पापा से 4 रुपए लिए, किसी को पता चलता है कि 6 रुपए उसे मिले, किसी को पता चलता है 5 रुपए मिले। तो भाई बेटर क्या होगा, आप उसकी बात पर डायरेक्टली विश्वास कर लो और अपने डिसीजंस लो, या फिर आपने उससे जो भी सुना उसे आप वेरीफाई करो, आप बातचीत करो बाकी लोगों से जाकर कि भाई वो इंसान बोल रहा है कि उसे अपने पापा से 5 रुपए मिले या 4 रुपए मिले या 6 रुपए मिले। अब ऐसे क्या होगा कि जब ए- एक आदमी दूसरे से बात करे, दूसरा तीसरे, तो ऐसे सब लोग जाके बात करते करते बहुत सारे लोगों से बात कर लेंगे। तब उन्हें धीरे धीरे क्लियर होगा कि रियली में क्या हुआ था, व्हाट वाज द एक्चुअल फैक्ट। तो भाई असलियत सामने आ जाएगी। चार जिन्हें 4 बताया गया था या जिन्हें 6 बताया गया था, उन्हें पता चल जाएगा नहीं भाई 5 का ट्रांजैक्शन हुआ था। और जिन्हें 5 के बारे में बताया गया था उन्हें भी पता चल जाएगा कि भाई जिन्हें 4 और 6 बताया उन्हें गलत बताया था। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, आपका जो बाइजेंटाइन बिहेवियर है उसे लोग टैकल कर लेंगे, खारिज कर लेंगे। जब आपको सच्चाई पता चल जाएगी तो फिर आप संभल कर डिसीजन लेंगे, या सामने वाले के प्रपोजल को आप खारिज कर देंगे, भाई तूने झूठ बोला इसलिए तेरी प्रपोजल को हम नहीं मानेंगे। तो भाई यही एग्जैक्ट तरीका फॉलो होता है यहाँ ब्लॉकचेन के सॉल्यूशन में भी, कि भाई ठीक है, अगर कुछ नोट्स गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो भाई नोट्स क्या करेंगे कि क्या होगा, कुछ नोट्स, एक ग्रुप ऑफ नोट्स बोलेगा कि भाई 4 रुपया का खर्चा वाला है, एक नोट बोलेगा 5 वाला, एक ग्रुप ऑफ नोट्स बोलेगा 6 वाला। तो ऐसे क्या होंगे, ग्रुप्स बन जाएंगे जिनके अपने अपने कोरम्स होंगे। तो भाई इस पे कोई एक सहमति तो नहीं बन रही है ना, कोई एक फाइनलिटी तो नहीं आ रही है ना। तो ये एक राउंड ऑफ वोटिंग हुआ था आपका, ठीक है। अब क्या होगा, फिर एक और राउंड स्टार्ट होगा, ये प्रोसेस रिपीट होगा, एक और राउंड स्टार्ट होगा। तो नोड्स आपस में बात करेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो फिर कुछ पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो घट जाएंगी, कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स जो होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। जैसे केबीसी में 50-50 नहीं आता है, कुछ गलत आंसर्स हट जाते हैं, फिर दो ही आंसर्स बचते हैं जिसमें से एक सही होने वाला है। तो ऐसे क्या आपकी पॉसिबिलिटीज कम होती जाएगी। अब ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है तब तक जब तक आप कोई फाइनल चीज पे, फाइनल कंक्लूजन पे, पूरी कंसेंसस पे पहुंच ना जाए, पूरे आप सहमति पूरे कोरम के साथ आप पहुंच ना जाए कि नेटवर्क में मोस्ट ऑफ द लोग बोलें कि हाँ भाई यही ट्रांजैक्शन सही है, इसी पे फाइनल हम वोट करते हैं। तो मल्टीपल राउंड्स ऑफ वोटिंग होती हैं तब तक जब तक कॉन्सेंसस हो ना जाए। अब राइट साइड में ये पूरे प्रोसेस का एक समरी है कि बीच में आप ये साइड में आपके जो भी नोड्स हो गए, वैलिडेटर्स हो गए, यहाँ बीच में कैंडिडेट ब्लॉक्स हैं, उनमें से फिल्टरिंग हो जाती है, ठीक है, सॉफ्ट वोट करके। अब यहाँ पे प्रोपोजर कमेटी ने जो प्रपोज किया था, राइट साइड में आपका वेरीफायर कमेटी है, क्रिप्टोग्राफिक सॉर्टिशन वीआरएफ आपका यूज करके सब कुछ सिलेक्शन जो भी होता है कमिटीज का वो वीआरएफ के यूज से होता है। कैंडिडेट ब्लॉक्स को जो भी वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है, वो सारा काम ये लोग करेंगे। उसके बाद ये जो बीए स्टार है बेसिकली यही है बाइजेंटाइन एग्रीमेंट, इसी के थ्रू वो वोटिंग्स होती है और फाइनल कॉन्सेंसस, फाइनल सहमति पे लोग पहुंचते हैं। और जब ये एग्रीमेंट हो जाता है तो भाई nth ब्लॉक बनता है और वो ऐड होता है ब्लॉकचेन में। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे एल्गोरिथम में एक ब्लॉक जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हो, नया ब्लॉक सही तरीके से ऐड होता है। आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा और ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे एज कम्पेयर टू प्रूफ ऑफ वर्क उस समय, इवन एज कम्पेयर टू प्रूफ ऑफ स्टेक, ये कितना अच्छा एल्गोरिदम उन्होंने डिजाइन किया था।
तो अब ये जो फिर से देख लेते हैं, ये जो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा है, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन की, इसे कैसे कैसे एग्जैक्टली सॉल्व किया जाता है। तो सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक और वेरीफाइबल रैंडम फंक्शन बहुत सही उपाय है। स्केलेबिलिटी में प्योर प्रूफ ऑफ स्टेक, बाइनरी बाइजेंटाइन एग्रीमेंट और वैलिडेटर कमेटी का आइडिया, ये जो छोटी कमेटी है ताकि आपके काम जल्दी हो पाए, ट्रांजैक्शंस जल्दी प्रोसेस हो पाए, तो ये आपके स्केलेबिलिटी को भी डिफाइन आराम से कर देता है, उसका भी एक सॉल्यूशन खोजता है। डिसेंट्रलाइजेशन भाई आपका वेरीफाइबल रैंडम फंक्शन है, सेंट्रलाइजेशन की कोई स्कोप नहीं है उसमें, उस रैंडम फंक्शन में, प्लस कोई भी नोड आराम से आके पार्टिसिपेट कर सकता है। तो भाई ये आपका डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का ही एक क्या कहें साइन हुआ। तो भाई आप देख सकते हैं कि कैसे तीनों चीजों को एड्रेस किया था उस समय एल्गोरैंड ने। यही कारण था कि 2018 में एल्गोरैंड पहला ब्लॉकचेन बना जिसे फॉर एक्सपेरिमेंट ओनली किसी कंट्री ने अडॉप्ट किया एज इट्स करेंसी। तो वो कंट्री था मार्शल आइलैंड्स। ठीक है, तो आप बहुत बढ़िया से समझ गए हो कि एल्गोरैंड ने कितना, ये सिल्वियो ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया, कितना बढ़िया सॉल्यूशन खोजा था उस समय के लिए, ताकि आप सच में एक हाईली स्केलेबल, सिक्योर और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बना पाए, जिसमें कि ट्रांजैक्शन की फाइनलिटी तुरंत हो जाए, तुरंत। तो चलो ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तो भाई फिर से कह देंगे कि भाई जाके सब जगह फॉलो वॉलो कर लेना। अभी दूसरी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी, पोस्ट वगैरह तुम्हें अगर पढ़ना अच्छा लगता हो तो पढ़ लेना भाई, ब्लॉग्स वगैरह और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं। वीडियो देखना पसंद हो हिंदी में तो भाई वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जल्द से जल्द ये बढ़िया एकदम हम लोग मचा दे ब्लॉकचेन की दुनिया में साथ में मिलके। तो चलो ठीक है, चलते हैं, बाय।